हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रेसिडेंट साहब, उनकी टीम और उनके सेक्रेटरी की बात बाद में करेंगे, अलग से कभी, बहुत जल्दी करूंगा। अभी हम डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, बाद में करते हैं इन सब पर बात। बहुत कम टाइम है, जितना टॉपिक कवर कर पाए ट्राई करते हैं। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। पहला टॉपिक की रेफरेंस अलग अलग अथॉरिटीज को कैसे होगा, और दूसरा टॉपिक जो फिर हमने पढ़ा कि ये जो रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर क्या है। अब आगे आते हैं। नया टॉपिक है रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू नेशनल ट्रिब्यूनल इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ इंपोर्टेंस। यहीं से पढ़ना है ना। याद करो, नेशनल ट्रिब्यूनल में कोई मैटर रेफर कब किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, या तो वो मैटर नेशनल इंपोर्टेंस का है, उस इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में है जिसकी 2 या ज्यादा स्टेट्स में जिसकी कवरेज है, जिसका बिजनेस चलता है, उनके रेस्पेक्ट में डिस्प्यूट रेफर किए जा सकते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल को। अब आप एक बात समझो, क्या आपको नहीं लगता सबसे बड़ी अथॉरिटी नेशनल ट्रिब्यूनल है? सो अगर किसी मैटर का एडजुडिकेशन नेशनल ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वापस से सॉरी लैंग्वेज बदलते हैं। अगर एक मैटर एडजुडिकेट करना है नेशनल ट्रिब्यूनल को, बट वो अभी डील कहां हो रहा है, लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल में? वो भी डील हो रहा है लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल में। एक मैटर डील हो रहा है लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल में, और अब हम चाहते हैं उसका एडजुडिकेशन किससे? नेशनल ट्रिब्यूनल से। सो ऑब्वियस है क्या होगा, आपको स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी। ये स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है, सॉफ्टवेयर में नहीं आ रही, प्रोजेक्टर पे आ रही है। हाँ ठीक है, आप तब तक नोट्स रेफर कर ही रहे हो। वापस से, कोई मैटर कहां चल रहा है, लेबर कोर्ट या आपकी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और वो अब आप एडजुडिकेशन चाहते हो उसका कहां, नेशनल ट्रिब्यूनल में। अगर कोई मैटर एडजुडिकेशन के लिए आया, इसको ऐसे समझ लो, अगर कोई मैटर एडजुडिकेशन के लिए आया किसके पास, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास, जो कि अभी पेंडिंग कहां चल रहा है, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, तो आप बताओ क्या होगा वहां? लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वो मैटर क्या हो जाएगा, क्वेश, और नेशनल ट्रिब्यूनल पर ही अब वो मैटर कंटिन्यू चलेगा। उनकी प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इज दिस क्लियर? As and when the matter is there for the purpose of adjudication in the national tribunal, तो वो जो भी अभी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में चल रहा होगा वो प्रोसीडिंग हो जाएगी क्वेश। पॉइंट नंबर 2, अब ये उसका अपोजिट मान लो कि अगर कोई मैटर का एडजुडिकेशन चल रहा है नेशनल ट्रिब्यूनल में, अगर किसी मैटर का एडजुडिकेशन चल रहा है नेशनल ट्रिब्यूनल में, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस मैटर को एडजुडिकेशन के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में नहीं भेज सकती। जब आपने ऊपर पढ़ लिया कि वंस इट इज देयर फॉर द एडजुडिकेशन बाय द नेशनल ट्रिब्यूनल, तो उन दोनों की प्रोसीडिंग क्वेश हो जाएंगी। इसका अपोजिट समझ लो कि अगर कोई मैटर एडजुडिकेशन में कहां चल रहा है, अभी अगर किसी मैटर का एडजुडिकेशन कहां चल रहा है, नेशनल ट्रिब्यूनल में, तो गवर्नमेंट उसको लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रेफर नहीं करेगी। अगर करेगी तो ये अनलॉफुल होगा, इट इज नॉट लॉफुल। आगे आते हैं। नाउ reference on application of parties।
डाउट यह है कि क्या गवर्नमेंट को ये जो रेफरेंस की पावर है, क्या ये मैंडेटरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या रेफरेंस देना ही पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो गवर्नमेंट को मैंडेटरी है कि वो रेफरेंस देना ही पड़ेगा। किनको रेफरेंस देते हो आप? उन सारी अथॉरिटीज को जो हमने पढ़ी। तो क्या लिख रहे हैं? अगर पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, चाहे जॉइंटली अप्लाई करें या सेपरेटली अप्लाई करें, किसको रेफर करने के लिए? बोर्ड को, कोर्ट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि जो पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया वो पार्टीज के मेजोरिटी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एम्प्लॉइज में मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वर्ड यूज किया है शेल। इसलिए मैंडेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए रेफरेंस देना अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन डिस्प्यूट्स की पार्टीज ने लगाई है गवर्नमेंट के पास, और पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेंट मेजॉरिटी ऑफ द ईच पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका मतलब समझ लो, गवर्नमेंट इस चीज पर फिर दिमाग ना लगाए कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लास्ट लाइन, गवर्नमेंट कैन नॉट बिफोर मेकिंग रेफरेंस गो इनटू द क्वेश्चन वेदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और अप्रेंडेड। एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फिर आप दिमाग मत लगाओ। अगर डिस्प्यूट्स की पार्टीज आपके पास आई हैं, वो मेजॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मैटर को रेफर किया जाए। आगे आते हैं, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अवार्ड। ये क्या मतलब है? जब भी गवर्नमेंट ने आपको इन अथॉरिटीज में से किसी को मैटर क्या किया, रेफर, सॉफ्टवेयर से उन्हें अब अवार्ड वर्ड तो आपने जेआईजेएल में खूब सुना होगा, फाइनली उन्हें क्या देना पड़ेगा, डिसीजन। तो ऑब्वियसली एक के फेवर में एक के अगेंस्ट में। सो अवार्ड देने की टाइम लिमिट क्या? सो जब भी गवर्नमेंट लेबर कोर्ट को, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को मैटर क्या करेगी, रेफर, तो उसी रेफरेंस में क्या स्पेसिफाई करेगी, टाइम लिमिट, कि कितने टाइम में आपको अवार्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना है। वापस से गवर्नमेंट ने किसी मैटर को किसी ट्रिब्यूनल को लाइक या लेबर कोर्ट को रेफर किया, तो वो रेफरेंस के वक्त बताएगी कि उनको उस अथॉरिटी को कितने टाइम में गवर्नमेंट को अवार्ड सबमिट करना है, केस का फाइनल डिसीजन उनके अकॉर्डिंग। नाउ अगर ऐसा डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल वर्कमैन से रिलेटेड, तो ये पीरियड मैक्सिमम कितना होगा, 3 महीने का। बोले ज्यादा टाइम नहीं लोगे आप। अगर ये किसी ग्रुप की जगह इंडिविजुअल वर्कमैन को लेकर कंसर्न मैटर है तो मैक्सिमम 3 मंथ ही वो टाइम पीरियड हो सकता है। नाउ क्या पार्टीज टू द डिस्प्यूट अप्लाई कर सकती है इस टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के लिए? सो आंसर है यस, हो सकता है ना। गवर्नमेंट ने उनको बोला हो कि 2 महीने में अवार्ड इशू करो, अब पता पड़ा 2 महीने में मैटर खत्म ही नहीं हो पा रहा, पार्टीज को ही ज्यादा टाइम चाहिए अपने पेपर्स इकट्ठे करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए। ये लोग किसको अप्लाई कर सकते हैं? लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, जहां भी मैटर एडजुडिकेशन के लिए रेफर किया गया था, तो ये लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो अथॉरिटी चाहे तो इस पीरियड को क्या कर सकती है, अपने राइटिंग में ऑर्डर देकर इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इनको बोला 4 महीने का पीरियड है, अवार्ड इश्यू करके सबमिट करो। इस 4 महीने में वो पीरियड काउंट नहीं होगा जितने टाइम तक इस प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया गया था। आई थिंक ये भी आप समझते होंगे। इंजंक्शन, कोर्ट मैटर, कोर्ट ने गवर्नमेंट ने मैटर को क्या किया, रेफर किया किसी अथॉरिटी को। वो जो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड थे वो किसी और कोर्ट में चले गए इस रेफरेंस के अगेंस्ट में, और उस कोर्ट से क्या ले आए इस रेफरेंस पर, स्टे। तो फिर जितने टाइम पीरियड तक इस प्रोसीडिंग पर क्या लगा हुआ था, स्टे या इंजंक्शन, वो टाइम पीरियड इस पीरियड में काउंट नहीं होगा। आगे लास्ट लाइन गजब की ही लिखी है। आपको लगता होगा यहां तक पढ़कर कि अगर उतने टाइम पीरियड में इन्होंने अवार्ड इश्यू नहीं किया तो अवार्ड ही गलत हो जाएगा, वो प्रोसीडिंग ही गलत हो जाएगी। इन्होंने लास्ट में लिख दिया नहीं,
जितने टाइम पीरियड में अवार्ड देना था उतने टाइम पीरियड में अवार्ड नहीं दिया गया, उसकी वजह से अवार्ड इनवैलिड नहीं होगा। मतलब समझ लोगे जो ऊपर टाइम पीरियड गवर्नमेंट देगी ये मैंडेटरी नहीं है, क्या है, केवल और केवल ये डायरेक्शन है। नो प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल शेल लैप्स मेयरली ऑन द ग्राउंड की जो पीरियड दिया गया था वो पीरियड में वो प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो बहुत नॉमिनल सा टॉपिक है कि गवर्नमेंट जब भी मैटर रेफर करेगी उस अथॉरिटी को टाइम पीरियड बताएगी। अगर इंडिविजुअल वर्कमैन से रिलेटेड मैटर है टाइम पीरियड 3 महीने हो सकता है। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स चाहे तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कर सकती हैं, वो अथॉरिटीज उसको एक्सटेंड भी कर सकती हैं। और अगर जितने टाइम पीरियड के लिए इस प्रोसीडिंग पर स्टे या इंजंक्शन लगा था वो टाइम पीरियड में काउंट नहीं होगा वो पीरियड। और अगर इस ग्राउंड पर आप चाहते हो ऐसा हो गया कि उस पीरियड में डिसीजन नहीं दिया गया तो वो अवार्ड इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो प्रोसीडिंग वैलिड होगी भले ही टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं हुई हो। आगे आते हैं नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। ये क्या लिख रहे हैं, जब तक मैटर इन लोगों के सामने क्या है, पेंडिंग, जब तक मैटर इन लोगों के सामने एडजुडिकेट हो रहा है तब तक आपकी कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं करना, और अगर चल रही हो तो बंद कर देना। Where an industrial dispute has been referred to a board, कौन सा बोर्ड, कॉन्सिलिएशन बोर्ड या लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, इनमें से किसी के भी सामने कोई मैटर गया तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर देकर, मे बाय ऑर्डर रेफरेंस दिया, अब गवर्नमेंट फिर इनको बोले कि सुनो अब ये मैटर वहां है, अब ये बंद करो सब, ऑर्डर देकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है क्या, कंटिन्यूएंस ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट। मतलब अगर चल भी रही हो तो उसे भी क्या कर सकती है, रुकवा सकती है ऑर्डर देकर, इन कनेक्शन विद सच डिस्प्यूट, जो भी स्ट्राइक या लॉकआउट चल रही हो, जो भी रेफरेंस डेट पर एग्जिस्ट करती थी स्ट्राइक, जो भी रेफरेंस डेट पर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता था उसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्राइक या लॉकआउट हो रही है आपको गवर्नमेंट बोल सकती है अब इसे कंटिन्यू मत करो। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब मेरा एक डाउट है, अगर आपने 3 लाइन ढंग से पढ़ी तो मेरे डाउट का आंसर देना। गवर्नमेंट ने एक मैटर जो डिस्प्यूट में चल रहा था उसको किसी ट्रिब्यूनल को रेफर किया, उस दौरान स्ट्राइक भी चल रही थी, उस दौरान स्ट्राइक चल रही थी, गवर्नमेंट ने मैटर रेफर किया लेकिन स्ट्राइक को प्रोहिबिट करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, उसके बावजूद भी स्ट्राइक चलती रही, क्या ये स्ट्राइक इलीगल है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था। इलीगल तभी होगी जब आपको प्रोहिबिट करने को बोला और आपने बंद नहीं की, मतलब बिना ऑर्डर के आपकी स्ट्राइक को प्रोहिबिट करने का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, लॉ में यही लिखा है। आगे देख भी लो, गवर्नमेंट प्रोहिबिशन के लिए ऑर्डर इश्यू करे, अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है तो फिर कंटिन्यूएशन ऑफ लॉकआउट और स्ट्राइक इज नॉट इलीगल। अब एक जबरदस्त बात होगी, ऊपर लैंग्वेज कैसी लिखी हुई है कि जो मैटर रेफर किया उस मैटर के रेफरेंस में अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा था तो बंद कर देना, अगर गवर्नमेंट ऐसा प्रोहिबिशन बोले तो। अब एक व्यक्ति भिड़ जाए कि सर स्ट्राइक किसी दूसरे मुद्दे पर चल रही है और आपने डिस्प्यूट कोई दूसरा रेफर किया है इसलिए स्ट्राइक हम चलने देंगे, तो उन्होंने बोला इतना मत करो। जब हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, भले एक मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे मुद्दे पर स्ट्राइक चल रही है, तो इस टाइम तक के लिए आप अभी स्ट्राइक बंद करो। लिखा है अगर स्ट्राइक या लॉकआउट के प्रोहिबिशन का ऑर्डर आया तो केवल ये फैक्ट कि स्ट्राइक उस मैटर पे है ही नहीं जो मैटर रेफरेंस में कवर किया गया है, वो क्या हो जाएगा, इमटेरियल। दो बातें हो गई हैं, दोनों अपोजिट। जब तक प्रोहिबिशन का ऑर्डर ना मिले स्ट्राइक और लॉकआउट का कंटिन्यूएशन लीगल है, लेकिन उसका उल्टा कि अगर किसी मैटर पर डिस्प्यूट था, उस मैटर को रेफर किया, लेकिन स्ट्राइक और लॉकआउट किसी दूसरे मैटर की वजह से चल रही है, तो भी आपको वो बंद करनी पड़ेगी अगर प्रोहिबिशन का ऑर्डर मिलता है तो। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बेसिक छोटे छोटे से टॉपिक्स चल रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडजुडिकेशन। ढंग से बताओ, सोच समझकर आंसर देना।
डिस्प्यूट्स 3 मैटर पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर मैटर को इन लोगों को क्या कर रही है, बोर्ड या कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रेफर कर रही है। तो बताओ वो लोग, वो अथॉरिटीज कौन से मैटर को एडजुडिकेट करें, सारे मैटर्स को या जो रेफर किया गया उस मैटर को। बहुत बढ़िया, 3 लाइन यही लिखी हैं कि जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट के पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए थे एडजुडिकेशन किन चीजों का करना है, ऑर्डर दिया रेफरेंस का, उसमें एडजुडिकेशन के पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिए, तो फिर इन लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को अपना एडजुडिकेशन उसी तक सीमित रखना चाहिए। कन्फाइन टू द एडजुडिकेशन टू दोज पॉइंट्स एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, उनसे रिलेटेड मैटर्स का एडजुडिकेशन करना बचे हुए का करने का पावर नहीं है। ये सब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एड पार्टीज, क्या लिख रहे हैं? एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या हो सकती हैं, हर कुछ पढ़ रहे हैं इसीलिए। कभी अगर कोई डिस्प्यूट रेफर हुआ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि डिस्प्यूट इस नेचर का है कि किसी और इस्टेब्लिशमेंट भी जो सिमिलर नेचर का है वो भी इस मैटर में क्या हो सकता है, इंटरेस्टेड, या उसके भी राइट इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, अफेक्ट, तो गवर्नमेंट उस पर्सन को भी उस रेफरेंस में क्या कर सकती है, इंक्लूड। बोले इन लोगों के लिए भी एडजुडिकेट कर दो। करेंगे अर्पित नेक्स्ट वीक से। अगर गवर्नमेंट को कोई रेफरेंस देते वक्त लगता है कि इस इंडस्ट्रियल, इस इस्टेब्लिशमेंट में, इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम का एडजुडिकेशन होना चाहिए, उन्हें लगता है कि यही एडजुडिकेशन दूसरे किसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काम आ सकता है या वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं या उनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, तो उन्हें भी उस रेफरेंस की क्या बना सकती है, पार्टी बना सकती है। आगे नेक्स्ट, आप भी जानते हो एडजुडिकेशन तो एडजुडिकेशन है, केस चलेगा, कोर्ट में चलेगा, टाइम तो लगेगा, भले ही सेपरेट कोर्ट्स हैं। आप चाहते हो इन सबसे बचना, तो वॉलंटरीली पार्टीज को पावर है कि वो इस मैटर को कहां ले जा सकती हैं, आर्बिट्रेशन में। वापस से, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड लाइक एम्प्लॉइज। ये चाहे तो मैटर गवर्नमेंट को रेफर करें, फिर गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को रेफर करे, और चाहे तो वॉलेंट्रीली, कंपलसरी नहीं है, इनके पास ऑप्शन है कि इस मैटर को कहां ले जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में। कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दें और उससे आर्बिट्रेशन करवा लें। उस आर्बिट्रेशन पर आर्बिट्रेशन एक्ट के नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, ये वाले। इस आर्बिट्रेशन पर आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ये वाला आर्बिट्रेशन इस एक्ट के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के इस वाले आर्बिट्रेशन के प्रोविजन से चलेगा। इसलिए आर्बिट्रेशन के प्रोविजन यही लिख दिए। क्या क्या प्रोविजन है? अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है और अभी तक एडजुडिकेशन के लिए रेफर नहीं हुआ है, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर मैटर कहीं रेफर हो गया तो क्या आर्बिट्रेशन में लेकर जाओगे? नहीं, डिस्प्यूट है लेकिन अभी तक कहीं रेफर नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिटर्न एग्रीमेंट करके उस मैटर को कहां ले जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में। और स्पेसिफाई कर दें कि कौन हमारे आर्बिट्रेटर, एक या आर्बिट्रेटर्स एक से ज्यादा होंगे। आप चाहें तो इन कोर्ट के ऑफिसर्स को भी क्या बना सकते हो, आर्बिट्रेटर, लाइक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, इसके आगे तो बकवास लिखी हुई है। अगर आर्बिट्रेटर आपने एक से ज्यादा अपॉइंट किए और आर्बिट्रेटर दोनों आपस में आधे आधे डिवाइड हो गए, इक्वली दोनों अपना अपना जजमेंट दे रहे हैं, 2 साइड्स हो गई, तो फिर क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड हो गए आर्बिट्रेटर उनके ओपिनियन में, तो फिर क्या होगा? अंपायर जो होंगे उनका अवार्ड क्या होगा, प्रिवेल, और यही फाइनल आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा। अंपायर कहां से आया? अंपायर कहां से आया? तो एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करे कि भैया एक पर्सन को हम क्या अपॉइंट कर रहे हैं, अंपायर जो फाइनल होगा उसी का डिसीजन, अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो गए तो। आर्बिट्रेशन में मैटर ले जाओ, उसके पहले वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और ये पूरा आर्बिट्रेशन उसी के अकॉर्डिंग चले।
ये तो बकवास है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दें और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को दें अगर है तो, और उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करवाया जाएगा। ठीक है, बकवास। आगे आते हैं। अगर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए किया गया रेफर, वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, और अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि पर्सन मेकिंग द रेफरेंस रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ ईच पार्टी, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम ऊपर जो लिखा हुआ है विद इन द टाइम रेफर्ड अबोव, इशू अ नोटिफिकेशन इन सच मैनर एज may prescribed, and when such notification is issued, employer and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute shall be given an opportunity of presenting their case before the arbitrator or arbitrators. फिर ये बात समझ में नहीं आई, ये लिखा हुआ क्या है? अगर कोई मैटर रेफर किया गया किस में? आर्बिट्रेशन में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस डिस्प्यूट में जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन वो आर्बिट्रेशन की पार्टी नहीं है। मतलब कुछ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया, और अभी भी कुछ एम्प्लॉइज बचे हुए हैं जिनको इस डिस्प्यूट में इंटरेस्ट है, जो इस डिस्प्यूट में कंसर्न है, जिनका इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, लेकिन वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है। तो जब वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है तो आर्बिट्रेटर उनको सुनेगा भी नहीं। गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है आर्बिट्रेटर्स को कि आपको इन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? आगे आते हैं। अब बताओ आर्बिट्रेटर क्या करेगा? ऑब्वियस आर्बिट्रेटर एक बार अपॉइंट हुआ, काम चालू हुआ, तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट और अपना जो फाइनल ऑर्डर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। आर्बिट्रेशन अवार्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। नेक्स्ट, जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर हुआ था तो गवर्नमेंट आपकी किसी भी स्ट्राइक या लॉकआउट को प्रोहिबिट करने का ऑर्डर इशू कर सकती है। सेम हो गया ये तो, मतलब चाहे गवर्नमेंट रेफर करे या आर्बिट्रेशन में जाओ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर एक नोटिस इशू करके, ऑर्डर इशू करके लॉकआउट और स्ट्राइक को उस वक्त कंटिन्यू होने से प्रोहिबिट कर सकती है। और आर्बिट्रेशन एक्ट का कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के आर्बिट्रेशन पर अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आएंगे बहुत अच्छे अच्छे समझने वाले टॉपिक्स। दो टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, स्ट्राइक और लॉक आउट करने के रूल्स। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। पहला रूल कौन सा है? जनरल प्रोहिबिशन। किस पर लगेगा? सभी इस्टेब्लिशमेंट द्वारा की जाने वाली स्ट्राइक पर लगेगा। और एक किसके लिए आएगा? अभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर। जनरल प्रोहिबिशन तो सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे लग रहा है। कोई भी वर्कमैन जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर, और कोई भी एम्प्लॉयर ऑफ एनी सच वर्कमैन शेल डिक्लेयर अ लॉकआउट। तो क्या लिख रहे हैं भैया? कोई भी एम्प्लॉय इन रूल को वॉयलेट करके स्ट्राइक नहीं करेगा और कोई भी एम्प्लॉयर इन रूल को वॉयलेट करके लॉकआउट नहीं करेगा। तो कौन से रूल हैं बेसिक वाले? पॉइंट नंबर 1, जब तक कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग क्या चल रही है? पेंडिंग। कहां? बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बिफोर कॉन्सिलिएशन बोर्ड। और उसके भी कितने दिन बाद तक? 7 दिन बाद तक। तो जब प्रोसीडिंग कॉन्सिलिएशन बोर्ड में पेंडिंग चल रही है और वहां से 7 दिन बाद। दूसरा, जब प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल, और वहां से 2 महीने बाद तक भी।
नेक्स्ट, जब मैटर कहां पेंडिंग चल रहा है, आर्बिट्रेटर के बाद और उसके कंक्लूड होने के भी 2 महीने बाद, और जब तक आपका किसी एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन का सेटलमेंट या अवार्ड इज इन ऑपरेशन। अभी तो वही जो अवार्ड हुआ था वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो डायरेक्शन मिले थे हमें एडजुडिकेशन के वक्त, तब तक भी यहां स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकते। तो जब तक मैटर बोर्ड के सामने चल रहा है उसके, और वहां के भी 7 दिन बाद ट्रिब्यूनल्स के सामने चल रहा है वहां तब भी, और उसके 2 महीने बाद भी आर्बिट्रेशन में तब भी, और उसके 2 महीने बाद भी, और जब वो अवार्ड या सेटलमेंट इज इन ऑपरेशन। आगे आते हैं, प्रोहिबिशन और स्ट्राइक, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ऊपर वाले क्या थे, ऊपर वाले सब पे लग रहे हैं, और ऊपर वाले लॉकआउट पर भी एप्लीकेबल है और स्ट्राइक पर भी एप्लीकेबल है। अब बात कर रहे हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वालों को अगर लॉकआउट करना हो या स्ट्राइक करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वालों को ये रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, जनरल वाले भी, और अपने स्पेसिफिक भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब पब्लिक यूटिलिटी के लिए स्पेसिफिक क्या है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी पर्सन जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इन्वॉल्व है वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन नंबर 1, स्ट्राइक का नोटिस देना पड़ेगा विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 वीक बिफोर स्ट्राइकिंग। जब तक नोटिस दिए हुए 6 वीक ना हो जाए तब तक स्ट्राइक नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खैर ये दोनों पॉइंट समझ नहीं आते हमको, तो ऊपर 6 वीक लिखा हुआ है, नीचे 14 डेज लिखा हुआ है। ऊपर 6 वीक क्या थे, नीचे 14 डेज क्या है। फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस टू द डेट ऑफ स्ट्राइक 6 वीक अभी शुड नॉट हैव इलेप्स्ड। नोटिस देने के 6 वीक के अंदर स्ट्राइक होगी। 6 वीक के अंदर होगी तो क्या कल ही कर दूं, नहीं, 14 डेज पहले तो नहीं हो सकती। नोटिस देने और स्ट्राइक के बीच में एटलीस्ट 14 डेज का गैप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो आपने स्ट्राइक की डेट स्पेसिफाई करी थी उसके भी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक, जो आपने स्ट्राइक की डेट बताई थी उसके पहले भी नहीं होनी चाहिए। द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस मस्ट हैव एक्सपायर्ड। एक्चुअली क्या करोगे आप ये बताओगे कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, आप मानकर चलो कि आज से 17वें दिन स्ट्राइक करेंगे। पहला रूल फॉलो हो रहा है क्या, 6 वीक के अंदर कर रहे हैं। दूसरा फॉलो हो रहा है क्या, 14 डेज के बाद करेंगे। हाँ, तीसरा रूल, जो आपने स्ट्राइक का डेट दिया कि इसके बाद करेंगे, वो जब तक एक्सपायर ना हो तब तक तो स्ट्राइक नहीं कर सकते। और वो पीरियड कब का होना चाहिए, एटलीस्ट 14 डेज बाद का हो। पर 14 डेज बाद का आप लिख भी तो सकते हो कि 20वें दिन बाद करेंगे, हाँ लिख सकते हो, तो फिर 20 दिन के पहले मत करना। भले वो 20 दिन 14 के तो बाद है, लेकिन आपने तो लिखा था 20 दिन के बाद करेंगे, तो जब तक वो टाइम एक्सपायर ना हो जाए। एंड लास्ट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, और उसके भी 7 दिन बाद तक आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हो उसके बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते इन 4 कंडीशन को फॉलो किए बिना। और यही 4 कंडीशन किस पर लगी हुई है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में लॉकआउट पर। तो स्ट्राइक और लॉकआउट अगर नॉर्मल लोगों को करना है केवल पहली कंडीशन, अगर ये पब्लिक यूटिलिटी वालों को करना है जनरल कंडीशन भी और स्पेसिफिक कंडीशन भी फॉलो कर दी ना। तो मतलब ऑब्वियस है कि पब्लिक यूटिलिटी वाले तो बिना नोटिस दिए स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। लॉकआउट का नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर ऑलरेडी क्या चल रही थी, स्ट्राइक, और स्ट्राइक का नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर ऑलरेडी क्या चल रहा था, लॉकआउट। लेकिन एम्प्लॉयर
इंटीमेशन भेज दे लॉकआउट या स्ट्राइक का ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर टू सच अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। आप बस अथॉरिटी को इंटीमेट कर दो कि स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है, अदरवाइज स्ट्राइक चलते हुए लॉकआउट हो सकता है, लॉकआउट चलते हुए स्ट्राइक हो सकता है विदाउट गिविंग नोटिस। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगर कभी एम्प्लॉयर को नोटिस मिलता है किस बात का, स्ट्राइक करने का, ऑब्वियस नोटिस देंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 दिन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या जमा करा दे, रिपोर्ट कि क्या नोटिस मिला है, किस चीज का नोटिस मिला है, क्योंकि अब इसको गवर्नमेंट को क्या काम है, पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, पब्लिक यूटिलिटी वाले स्ट्राइक करेंगे तो। नेक्स्ट, अब बताओ स्ट्राइक इलीगल या लॉकआउट इलीगल कब माना जाएगा। आपने सेक्शन 22 और 23 को क्या किया, कॉन्ट्रावीन। कौन सा 22 23, एक जनरल रूल और एक पब्लिक यूटिलिटी वाला रूल। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 10 या 10A के ऑर्डर के बावजूद भी उसका कॉन्ट्रावेंशन किया गया। ये क्या होता है सर, वो ऊपर उन्होंने, आपको याद करो, जब भी मैटर एडजुडिकेशन में भेजा था या आर्बिट्रेशन में गया था, गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देकर आपकी स्ट्राइक या लॉकआउट को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट, और उसके बावजूद भी अगर आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन, तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया वो स्ट्राइक क्या मानी जाएगी, इलीगल। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है दोनों कंडीशन में। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई मैटर रेफर किया उन लोगों को, और रेफर करने के पहले से ही क्या चल रही थी, स्ट्राइक, तो वो स्ट्राइक इलीगल नहीं मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू अगर गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर दे तो रोक देना। तो लिख ही रहे हैं कि 10(3) और 10(4) प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, बस वो कॉन्ट्रावीन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो वो स्ट्राइक इलीगल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इलीगल स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंस में जो लॉकआउट डिक्लेयर किया गया या लॉकआउट के कॉन्सिक्वेंस में जो स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक थी, उसके विरोध के लिए मैंने क्या करा, लॉकआउट, तो लॉकआउट इलीगल नहीं होगा। और इलीगल लॉकआउट था, उसके रिटेलिएट करने के लिए हमने क्या किया, स्ट्राइक, तो वो स्ट्राइक इलीगल नहीं होगी। क्या लिख रहे हैं, लॉकआउट डिक्लेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक या स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल लॉकआउट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल। इलीगल स्ट्राइक की वजह से आपने लॉकआउट किया था, ये लॉकआउट इलीगल नहीं है, इलीगल लॉकआउट की वजह से आपने स्ट्राइक की थी, ये स्ट्राइक इलीगल नहीं है। नाउ नो पर्सन नोइंगली और नोइंगली एक्सपेंड और अप्लाई एनी मनी। स्ट्राइक करने के लिए कोई भी पर्सन, स्ट्राइक या लॉकआउट करने के लिए कोई भी पर्सन अपना पैसा यूज नहीं करेगा। हम क्या चाहते हैं, पैसे के दम पर झगड़े ना करवाए जाए। नेक्स्ट, अलग अलग केसेस की यहाँ पेनल्टीज दी हुई हैं, ये उस टाइम ही हमने खत्म किया था। अभी लास्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत बड़ा है, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस पे लगेगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पर। क्या बोलते हो, किस पे लगेगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पर, है ना। इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या, किसे बोले इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी इन्होंने, क्या लिखी थी इन्होंने, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर या कॉलिंग ऑफ सर्विसेज, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन या अवोकेशन ऑफ वर्कमैन। ये सब मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया है क्या क्या वर्ड है ये, क्योंकि तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, इन्होंने तो यही कहा था। अवोकेशन मतलब जो वो रेगुलरली नहीं करता, आप उसका शौकिया तौर पर कर रहा है, बोले सब किस चीज का हिस्सा है, इंडस्ट्री का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, लोग बोलने लगे कि हम तो इंडस्ट्री नहीं है। बहुत लोग, अब जैसे एनजीओ कह रहा है हम तो इंडस्ट्री थोड़ी है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हम इंडस्ट्री थोड़ी है, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्यों इंडस्ट्री होंगे हम। तो एक केस हुआ कौन सा, बेंगलोर
वाटर सप्लाई का केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, हम नया रू बना देते हैं, क्योंकि इस लॉ में तो बहुत एम्बिग्यूटी हो गई, अब सब मजे ले रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगेगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री माने या नहीं माने, उसके लिए क्या चेक किया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट ही पढ़ा रहा हूं बस, अभी टाइम खत्म हो रहा है, ट्रिपल टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। ट्रिपल टेस्ट क्या है, ये सारी बातें हमने रेगुलर क्लास में कर रखी हैं बहुत अच्छे से, इसलिए ट्रिपल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। नहीं ठीक है ना, पढ़ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं, आप 5 मिनट रुक जाओ, समझ लो ध्यान से। मुझे पता है आपने पढ़ लिया होगा, वैसे तो ऊपर ही प्रॉब्लम्स थी सबसे मेजर, वो खत्म हो गई है, मैंने एक एक लाइन पढ़ा दी ऑलमोस्ट वहां, सुन लो आप तो ये भी। ट्रिपल टेस्ट होगा, और ये मुझसे गलती हो गई थी, ट्रिपल टेस्ट में कंडीशन नंबर 1 ये है, कंडीशन नंबर 2 ये है, और कंडीशन नंबर 3 ये है। ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए, कोई सिस्टमेटिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में मिलकर वो सिस्टमेटिक एक्टिविटी करते हैं, किस बात के लिए, या तो कुछ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और आगे जाकर सबको निपटा दिया, एंड सर्विसेज, जो भी कर रहे हो किस बात के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, और ह्यूमन विशेस को सेटिस्फाइड करने के लिए, बस वो ये नहीं होनी चाहिए स्पिरिचुअल या रिलीजियस। हाँ, क्योंकि आत्मा की शांति भी ह्यूमन वांट है, तो जो आश्रम में मेडिटेशन हो रहा है क्या उसको हम यहां इंडस्ट्री मान लें, कहते हैं नहीं, एक्सक्लूडिंग स्पिरिचुअल और रिलीजियस। लेकिन अगर उस रिलीजियस प्लेस पर प्रसाद बन रहा है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आगे लिखा उन्होंने, अगर बट इंक्लूसिव ऑफ मटेरियल थिंग्स और सर्विसेज, है ना, भगवान का प्रसाद, सेलेस्टियल ब्लेस, लाइक मेकिंग ऑन अ लार्ज स्केल प्रसाद और फ्रूट, ये तो इंक्लूड होगा। तो फिर हम कहेंगे कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो एंटरप्राइज अपने आप में क्या है, इंडस्ट्री। ट्रिपल टेस्ट बोला, अब इस ट्रिपल टेस्ट से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अरे कि हम प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं, तो कहते हैं हमने कब बोला आप ट्रिपल टेस्ट में प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, हाँ है, आपस में मिलकर कर रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, हाँ है, ह्यूमन वांट के लिए हाँ तो है, तो भले ही आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं हो। पॉइंट नंबर 2, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव और गेनफुल ऑब्जेक्टिव इज इररिलेवेंट। इसलिए एनजीओ भी अपने आप में क्या माने जाएंगे, इंडस्ट्री, चाहे पब्लिक हो, जॉइंट हो, प्राइवेट हो, अदर सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, दोनों मिलकर जॉइंटली कर रहे हो, इवन एनजीओ हो आप, भले ही प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, आप इंडस्ट्री हो, अगर ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड। ये कौन कर रहा है, ये एक्ट में लिखा है या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, हमारा फोकस अल्टीमेटली किस पर है कि तुम काम क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो अलग हटाओ साइड में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर कुछ सिस्टमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो मोटिव कुछ भी हो वो क्या है, एक इंडस्ट्री। आगे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर, इज अ ट्रेड और बिजनेस कर रहे हो ना आप, तो भले ही आप क्या कर रहे हो, फिलांथ्रोफी, परोपकार, फिलांथ्रोफी एनिमेटिंग, आपने उसको रूप दे दिया फिलांथ्रोपी का, भले ही दे दिया, इट डज नॉट सीज टू बी वन, स्टिल आप इंडस्ट्री मानने से नहीं रुकोगे, वो इंडस्ट्री मानी जाएगी। चलिए, तो ये ट्रिपल टेस्ट है और इसके आगे इसकी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फिर इंडस्ट्रियल के बाद, इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया हुआ है। तो आप जानते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस अ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉयर एंड अनदर एम्प्लॉयर, ये सब इस एक्ट के लिए क्या माने जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लिखा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन। वर्कमैन कौन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्कमैन कौन होते हैं, बहुत काम की डेफिनेशन थी, और मैंने कहा था अल्टीमेटली यहां कवर कौन होंगे, ब्लू कॉलर लोग, ना कि व्हाइट कॉलर। मैनेजरल पर्सन को यहां वर्कमैन काउंट नहीं किया जाता, ऐसा पढ़ा था क्या, यस।
सो चाहे वो मैनुअल काम कर रहे हो, स्किल्ड कर रहे हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, सुपरवाइजरी वर्क कर रहे हो। और इधर वर्कमैन इंक्लूड अप्रेंटिस, यहां ट्रेनी भी वर्कमैन में इंक्लूड है। चलिए तो यहीं खत्म करते हैं।